न्यूज, सच जरूरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आपका स्वागत है देश की खबरों में। और इसी के साथ शुरुआत करते हैं और डालते हैं नजर आज के मुख्य हेडलाइंस पर। अंबाला में तेज बारिश के बाद जलभराव, प्रशासन ने शुरू की जल निकासी। उत्तरकाशी में बादल फटने से 9 मजदूर लापता, 4 धाम यात्रा 24 घंटे स्थगित। शिमला में भारी बारिश के बीच हिमाचल पुलिस हाफ मैराथन आयोजित, राज्यपाल ने दिखाई हरी झंडी। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। और अब खबरें विस्तार के साथ। हरियाणा में अंबाला के कई हिस्सों में बारिश के बाद जल भराव, प्रभावित इलाकों से पानी निकासी जारी। हरियाणा के अंबाला जिले में रात भर हुई तेज बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया है। स्थानीय प्रशासन की टीमों द्वारा प्रभावित क्षेत्रों से पानी निकाला जा रहा है। लंबे समय तक हुई बारिश के कारण सड़कें और निचले इलाके पानी में डूब गए हैं, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। नगर निगम और संबंधित विभागों ने पंपों की मदद से जल निकासी का कार्य शुरू कर दिया। प्रशासन ने लोगों से अपील की कि वे अनावश्यक रूप से बाहर न निकले और जल भराव वाले इलाकों से बचे। स्थिति पर नजर रखी जा रही है और राहत कार्य लगातार जारी है। और अब अगली खबर। उत्तराखंड में बारकोट भूस्खलन में बादल फटने से 9 लोग लापता, 4 धाम यात्रा 24 घंटे के लिए स्थगित। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में बारकोट क्षेत्र के सिलाई बैंड इलाके में रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। सुबह करीब 6 बजे बादल फटने के कारण मलबा गिरने से एक निर्माणाधीन होटल की चपेट में आकर 9 मजदूर लापता हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने जानकारी दी कि होटल में कुल 19-20 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से 10 लोग सुरक्षित हैं। बाकी 9 लोगों की तलाश के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर राहत कार्य में जुटी हुई है। आज मॉर्निंग में करीब 6 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि पालीगढ़ यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड है, वहाँ पर एक होटल का निर्माण कार्य चल रहा था और वहाँ उस निर्माण कार्य करने के लिए जो मज़दूरों का एक ग्रुप था, करीब 19-20 लोग थे, ये वहाँ पर काम कर रहे थे। जाहिर है कि रात का समय रहा होगा ये, तो उसमें 9 लोगों के क्लाउड बस्ट होने के बाद ऊपर से काफ़ी बड़ा मलबा आया और उसमें 9 मज़दूर भी मिसिंग हैं, जिनकी खोज के लिए हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल पुलिस वहाँ पर लगातार कार्य कर रही हैं। 10 मज़दूर बिल्कुल सेफ थे, वो सुरक्षित हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मैंने पूरी घटना की जानकारी ले ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस घटना पर काफ़ी उन्होंने शोक प्रकट किया है और ये निर्देश हम सभी को दिए हैं कि जो लोग भी इसमें लापता हैं उनकी तुरंत खोज की जाए। और चूँकि ये ऐसी घटना हुई है और आपको पता है कि 24 घंटे का एक रेड अलर्ट भी जारी हुआ है पूरे उत्तराखंड में बारिश को लेकर, इसको ध्यान में रखते हुए ये भी निर्णय लिया गया है कि अगले 24 घंटे तक हमारी 4 धाम यात्रा को भी स्थगित कर दिया गया है। इसमें मुख्य रूप से हम लोगों ने जो यात्री हरिद्वार में हैं उनको निर्देश दिए गए हैं कि हरिद्वार में रुकें। जो हरिद्वार से आगे ऋषिकेश तक पहुंच गए हैं उनको ऋषिकेश में रुकने के निर्देश हैं। जो उसके आगे निकल गए हैं उन्हें श्रीनगर में, और क्रमशः इसी प्रकार से रुद्रप्रयाग और सोनप्रयाग तक में सभी को निर्देशित कर दिया गया है। बद्रीनाथ धाम में जो यात्री रुद्रप्रयाग से डाइवर्ट होकर बद्रीनाथ के रूट पर चले गए हैं, जोशी मठ के बाद और गोपेश्वर जहां हमारे होल्डिंग पॉइंट्स, उसके आगे उनको नहीं जाने दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यमुनोत्री, गंगोत्री में विकासनगर और हमारा बड़कोट, और लास्ट में उत्तरकाशी के बाद किसी भी यात्री को आगे यात्रा की अनुमति नहीं होगी। जिन यात्रियों की हमारा पूरा सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम रहा है, तो जो हमारे रजिस्ट्रेशन हुए थे, साथ ही में जो स्पॉट रजिस्ट्रेशन हुए थे, वो आधार लिंक्ड हैं और मोबाइल नंबर सबके हैं, तो उनको बल्क में मैसेजेस भी भेज दिए गए हैं। हर इंडिविजुअल को ये सूचना दे दी गई है कि अगले 24 घंटे तक यात्रा स्थगित है और कल मॉर्निंग में जैसे भी हालात होंगे और जो भी प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए जाएंगे उसका अक्षरशः पालन करें और अभी तो सुरक्षित स्थानों पर रहें। संबंधित जिले के डीएम्स को भी बता दिया गया है कि जो लोग होल्डिंग पॉइंट्स हैं वहां रहने और खाने की पूर्ण व्यवस्था कर दी जाए। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ।
हिमाचल प्रदेश राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने शिमला से 12वीं हिमाचल पुलिस हाफ मैराथन को दिखाई हरी झंडी। बारिश के बावजूद सभी वर्गों के लोगों ने लिया हिस्सा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने रविवार को शिमला से 12वीं हिमाचल पुलिस हाफ मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तेज बारिश के बावजूद इस मैराथन में युवाओं के साथ साथ बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं और दिव्यांगजनों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि इस मैराथन में न केवल युवा बल्कि बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं और दिव्यांगजन भी शामिल हुए हैं। ये केवल एक दौड़ नहीं बल्कि नशे के खिलाफ जन आंदोलन है। पुलिस के साथ मिलकर लोग इस मुहिम का हिस्सा बने रहे हैं। ये उत्साह हिमाचल प्रदेश से नशे की बुराई को पूरी तरह समाप्त कर देगा। बारिश के बावजूद भी युवाओं में, बुजुर्गों में हमने उत्साह देखा है। नशे के खिलाफ इस लड़ाई के लिए कितना महत्वपूर्ण है इस तरह का एंथुसियाज्म? देखिए, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे ये तो ठीक है, दिव्यांग भी आकर के आज इस कार्यक्रम में अपने को सम्मिलित किए हैं। प्रकृति अपना काम कर रही है और हिमाचल के लोग पुलिस के साथ नशा मुक्त करने के लिए यह दौड़ लगा रहे हैं। हाफ मैराथन का जो है, मुझे लगता है कि यह उत्साह निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश से नशा को पूरी तौर पर खत्म करेगा। इसके लिए मैं हिमाचल वासियों को, पुलिस के लोगों को, प्रशासन को अपने साधुवाद देता हूं, शुभकामना देता हूं और मैं जानता हूं कि यह उत्साह समय ले सकता है लेकिन हिमाचल को नशा मुक्त करके ही रहेगा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर। चेन्नई में ऑल वुमेन कार रैली 2025 का आयोजन देशभक्ति थीम जय हिंद और ऑपरेशन सिंधु को समर्थन। 2025 की ऑल वुमेन कार रैली का आयोजन रविवार को चेन्नई में बड़े जोश और उत्साह के साथ किया गया। इस वर्ष की रैली की थीम थी जय हिंद, जो देशभक्ति की भावना को समर्पित थी और ऑपरेशन सिंधु को समर्थन देने के उद्देश्य से आयोजित की गई। रैली में विभिन्न आयु वर्गों की महिलाओं ने भाग लिया और भारतीय सेना के साहस व सेवा को सलाम करते हुए अपनी एकजुटता दिखाई। आयोजन का उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ राष्ट्रभक्ति को बढ़ावा देना और ऑपरेशन सिंधु के अंतर्गत सुरक्षा बलों को समर्थन देना था। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कोलकाता गैंगरेप मामले में बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान सामने आ रहा है, जो वो कह रही है कि दोषियों की तुरंत हो रही गिरफ्तारी, घटनाओं को दबाया जा रहा है। कोलकाता लॉ कॉलेज परिसर में एक छात्रा के साथ कथित गैंगरेप की घटना पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पीड़िता के बयान के आधार पर सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है और कहा है कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिलीप घोष ने कहा कि पीड़िता के बयान के आधार पर जो भी लोग इस घटना में शामिल है उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। जांच में क्या सामने आता है वो हम देखेंगे, लेकिन ये घटना बेहद अमानवीय है और बंगाल में इस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है। किसी तरह इन मामलों को दबाने की कोशिश की जाती है। निरापत्ता रक्षी के हेल्प चाहने पर नहीं मिला है हेल्प, ये विक्टिम बोल रहा है। गिरफ्तार निरापत्ता रक्षी नहीं, उस समय वहाँ उपस्थित जितने भी लोग थे जिनका भी नाम आ रहा है और विक्टिम की जो बयान है उसके आधार पर सब लोगों को दोषी मान करके अरेस्ट करना चाहिए, सबको कटघरे में लाना चाहिए और बाकी इंक्वायरी में जो आएगा उसके बाद देखा जाएगा। मुकदमा इंसिडेंट में बड़े एविडेंस इंसिडेंट का वीडियो मिला, 5 सदस्यों का सीट कोलकाता पुलिस का 5 सदस्यों का टीम और एविडेंस इंसिडेंट का वीडियो मिला है। नहीं, जो भी है वीडियो किया उन लोगों ने और जो भी अपराध हुई है वो कड़ा से कड़ा सजा होना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार अमानविक घटना बार बार बंगाल में हो रहा है और कहीं न कहीं दब जाता है और फिर दोबारा इस प्रकार घटना होता है तो फिर चर्चा होती है। इसलिए इस प्रकार सजा होना चाहिए कि एक निदर्शन बन के रहे और आगे चलकर इस प्रकार घटना ना हो।
स्टूडेंट अगर वहाँ पे ना जाते तो ये घटना नहीं घटती। मदन मित्र बोल रहा है। यूनिवर्सिटी में कॉलेज में स्टूडेंट नहीं जाएंगे? किस प्रकार बातें करते हैं मदन मित्र? और जाएंगे तो क्या सिक्योरिटी लेके जाएंगे? एक यूनिवर्सिटी एक कॉलेज में अगर इतना सिक्योरिटी नहीं रहेगा, एक मेडिकल कॉलेज में इतनी सिक्योरिटी नहीं रहेगी कि महिला कार्यकर्ता महिला स्टूडेंट या तो डॉक्टर वहां जाके सुरक्षित रहे, तो फिर किस दुनिया में हम जी रहे हैं? सरकार की क्या काम है? उस लड़की का ऊपर घटना हो गया और उसी को दोषी साबित कर रहे हैं। वो आपका संगठन के ही कार्यकर्ता थी और संगठन के ही नेता उसका ऊपर बलात्कार किया है, तो फिर किसको भरोसा करे, किसको विश्वास करे? कैसा संगठन चलाते हैं आप लोग? अपराधी लोगों का संगठन हो गया क्या टीएमसी? बीजेपी के विक्षोभ से सुकांत मजुमदार के अरेस्ट किया गया। आज तक विक्षोभ चल रहा है लाल बाजार। देखिए, पूरा बंगाल में इसका विरोध बीजेपी कर रही है। कल भी हुआ है और आज भी होगा और आगे तक भी ये विरोध चलेगा, क्योंकि इस अमानवीय घटना का विरोध सबको करना चाहिए। विरोधी दल के नाते हम करेंगे, हमारे अध्यक्ष ने भी नेतृत्व दिया इस विरोध का और पुलिस ने अरेस्ट करके पूरा रात भर उनको जेल में रखा है। जेपी नड्डा के निर्देश 4 सदस्यों का फैक्ट फाइंडिंग टीम कल इंसिडेंट में तो होना चाहिए। केंद्र सरकार ने हर बार इस पर नजर रखा है और कोई घटना होता तो वहां का टीम आता है, रिपोर्ट भी करते हैं। लेकिन यहाँ की सरकार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है और बार बार इस प्रकार अमानवीय घटना हो रही है। यहाँ की सरकार की कोई इनिशिएटिव दिखता नहीं, बल्कि ये लोग अपराधी को बचाव करने के लिए सारा काम करते हैं। तो इसलिए विरोध होना चाहिए जरूरी कि सरकार मजबूर हो जाए दोषियों को सजा देने के लिए। इंसिडेंट के लिए अभी तक ममता बनर्जी का कोई बयान अभी तक नहीं मिला। ममता बनर्जी बयान नहीं देंगे। अगर ये लड़की मुसलमान होती तो बयान आ जाता, क्योंकि कालीगंज में हमने देखा है जब वो लड़की की ऊपर बमबारी हुई तो तुरंत उनकी बयान आई थी, क्योंकि उनकी पार्टी के अंदर उनके कार्यकर्ता ने इस प्रकार किया, उनका नेता। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए केंद्रीय मंत्री व बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार बोले, अगर मुझे 1000 बार भी गिरफ्तार होना पड़े तो तैयार हूं मैं। पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था और हालिया घटनाओं के विरोध में प्रदर्शन के दौरान केंद्रीय मंत्री और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजुमदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि शांतिपूर्ण विरोध करने के बावजूद उन्हें हिरासत में लिया गया। सुकांत मजुमदार ने कहा कि मुझे प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार किया गया। बाद में पुलिस ने कहा कि अगर मैं बेल बॉन्ड पर साइन करूं तो मुझे छोड़ देंगे, लेकिन मैंने साइन नहीं किया और लाल बाजार में रुका रहा। मेरे साथ 32 कार्यकर्ता और भी थे। देखिए, प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोली थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहाँ पे रहा और हमारे साथ 32 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पूरी रात लाल बाजार में रहे। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हमारा निवेदन है पश्चिम बंगाल के माँ बहनों से, पश्चिम बंगाल की आम नागरिक से, हम पूरी रात ऐसे ही जागने की जरूरत आ पड़ी है बंगाल को बचाने के लिए। देखिए, एक मंथ में 4 बार गिरफ्तार करे, 10 बार गिरफ्तार करे, बंगाल के लिए अगर 1000 बार गिरफ्तार करने की जरूरत होने की जरूरत हो तो 1000 बार गिरफ्तार होंगे। लॉ एंड ऑर्डर है कहाँ? आपको दिखाई दे रहा है? मुझे तो कहीं पे दिखाई नहीं देता। दूरबीन से भी देखता हूँ तो दिखता नहीं, कभी मैग्नीफाइंग ग्लास से भी देखता हूँ तो दिखता तो नहीं मुझे लगता है वो नवान्नों के किसी चेम्बर में, किसी तिजोरी में बंद होकर रह गया है। मदन मित्र कह रहे हैं वहाँ पर महिला को नहीं जाना चाहिए। मदन मित्र तय कर देंगे क्या कि कहाँ किसी को जाना चाहिए, कहाँ किसी को नहीं जाना चाहिए? ये आदमी, ये ऐसे जो आदमी मानसिकता के आदमी हैं, वो तो 1000 साल पहले इनको जन्म लेना चाहिए था। गलत समय पे आ गए टाइम मशीन से, फिर से टाइम मशीन ढूंढ के उनको वहाँ पे भेजना पड़ेगा। कल्याण बनर्जी कह रहे हैं कि कुछ पुरुष हैं जो इस तरह के काम करते हैं। देखिए, कल्याण बनर्जी की बात जितना कम करे उतनी अच्छा है। पार्टी उनको डिजोन करती है, वो पार्टी के ऊपर पार्टी को डिजोन करती है, तो आपस में उन लोगों की खिंचातानी है, इसलिए बीच बीच में ऐसे बोलते रहते हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज,
सच जरूरी। आइए देखते हैं अगली खबर। अमरनाथ यात्रा में रामबान की सीएमओ कमलजीत झाड़ू का बयान, यात्रियों की स्वास्थ्य सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। इस बार होंगे 17 मेडिकल कैंप और मोबाइल चिकित्सा दल रामबन। अमरनाथ यात्रा 2025 के मद्देनजर रामबान जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कमलजीत झाड़ू ने कहा कि इस बार यात्रा मार्ग पर 17 मेडिकल कैंप स्थापित किए जा रहे हैं ताकि यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी परेशानी न हो। उन्होंने जानकारी दी है कि अमरनाथ यात्रा हमेशा हमारी प्राथमिकता रही है। इस बार रामबन जिले में यात्रा मार्ग पर 17 मेडिकल कैंप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक मिनी हॉस्पिटल भी तैयार किया गया है जिसमें बेड और डायग्नोस्टिक सुविधाएं उपलब्ध होगी। जो अमरनाथ जी यात्रा हर साल हमारी प्रायोरिटी रहती है, उसी तरह से इस साल भी हमारी वो प्रायोरिटी है। तो नाशरी से लेके नवयुगा टनल तक मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड हमने 17 ऐसी जगहों में हमारे कैंप्स लगेंगे जिनमें लॉजमेंट सेंटर्स भी है, जिनमें लंगर साइट्स भी है। इन जगहों पे हमारे बाकायदा मेडिकल कैंप्स लगेंगे जहां पर हमारे मेडिकल स्टाफ डिप्यूट रहता है, उनमें डॉक्टर्स भी रहते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी रहता है। और इन जगहों पे हम फ्री मेडिसिन यात्रियों को प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कहीं पर अगर प्री डायग्नोस्टिक की जरूरत है, छोटे मोटे डायग्नोस्टिक जैसे किसी को शुगर टेस्ट करना है, बीपी चेक करना है, वो सारी फैसिलिटी सुविधाएं भी इन चीजों पे रहती है। इसके अलावा 2 मेन जगहों पे जैसे चंद्रकोट यात्रा निवास और लांबेर ग्राउंड में हमारे मिनी हॉस्पिटल टाइप रहते हैं। ये मिनी हॉस्पिटल मैं इसलिए कहता हूँ कि इनमें हम 4 बेडेड फैसिलिटी, इंडोर फैसिलिटी रखते हैं। एडमिशन रहता है, अगर कोई पेशेंट की जरूरत पड़ी तो वो एडमिट करते हैं हम। तो ये 4 बेडेड फैसिलिटी रहती है। इसके अलावा इन जगहों पे हम फुल डायग्नोस्टिक फैसिलिटी देते हैं, लैब बिठा के रखते हैं जिसमें टेस्ट भी वहां पर हो जाते हैं। इनके अलावा ईसीजी फैसिलिटी हम रखते हैं, ईसीजी ऑन स्पॉट हो जाता है। और इसके अलावा इस साल हम इसमें जो ऐड करने वाले हैं वो हम कार्डिक मॉनिटर भी रखने वाले हैं इन दोनों जगहों पे, ताकि यात्रियों को सुविधा मिल सके। और हार्ट से रिलेटेड अगर किसी पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो उसको हम इमीडिएटली डायग्नोज करके फर्स्ट एड दे दें और उसके बाद टाइमली रेफर करके। इसके अलावा हर फैसिलिटी पे जैसे हमने बोला कि हम ये दोनों जगहों पे हमारी 24/7 मेडिकल फैसिलिटी रहती है। इसके अलावा 24/7 हमारी एम्बुलेंस सर्विस भी दोनों जगहों पे रहती है। इसके अलावा जो है नाशरी से यात्रा चलनी शुरू हो जाती है तो हम अपने डिस्ट्रिक्ट में एक एम्बुलेंस उस यात्रा के साथ रखेंगे जो लामबेड़ तक चलती रहेगी। और लामबेड़ से जब वापस यात्रा आएगी उसके साथ भी हमारी एम्बुलेंस चलती रहेगी। इसके अलावा हमारी एम्बुलेंसेस चंद्रकोट लंगर साइड पर भी स्टेशन रहती हैं, यात्री निवास में भी स्टेशन रहती है, लामबेड़ ग्राउंड में भी। इन एडिशन टू दिस जो ये स्टेशन एम्बुलेंसेस रहती है, इसके अलावा मूविंग एम्बुलेंसेस अलॉन्ग विद द मूविंग मेडिकल टीम्स भी हम इस बार रख रहे हैं, जो हमने इस साल नया ऐड किया है। उसको हमने नेशनल हाईवे को 4 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। नाशरी से रामबन तक, रामबन प्रॉपर के आसपास का, आप तो रामसू से फिर आगे जाके जमलवास तक, जमलवास से फिर आगे जाके लामबेड़ तक, बानाल के आसपास का एरिया। इन जगहों पे हमारी एम्बुलेंसेस अलॉन्ग विद मोबाइल टीम्स मूवमेंट पे रहेगी, जो मूव करती रहेगी 24 घंटे। अगर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है तो उसको इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए। इसके अलावा हमने बैकअप का भी प्लान रखा है एम्बुलेंसेस का। अगर कहीं पर उसमें भी हमने इसको 4 जोन्स में डिवाइड किया हुआ है। अगर कहीं पर कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाता है तो नियरेस्ट हेल्थ सेंटर जो है वहां से एम्बुलेंसेस रश हो जाएगी। और एट टाइम हमने उसका एक रिएक्शन टाइम रखा है कि 10 मिनट के आसपास से हमारे किसी भी इन 4 जोन्स में 7 से 8 एम्बुलेंसेस इमीडिएटली 10 मिनट में पहुंच जाएगी। जी बिल्कुल, क्योंकि हमारा हमेशा रहता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही मिलकर काम करने का। एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के गाइडेंस में ही हेल्थ फैसिलिटी भी सारी चलती है। होपफुली जैसे पिछले साल भी अच्छा ही रहा था, तो हम होप करें कि इस साल भी हमारा अमरनाथ यात्रा अच्छे से निकल जाए। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर। बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं चाहते लोग, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का आरजेडी पर तीखा हमला। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के परिवार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि बिहार की जनता फिर से 1990 के दशक वाला जंगल राज नहीं देखना चाहती। चिराग पासवान ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि बिहार की जनता आरजेडी को वोट देकर फिर से 90 के दशक का जंगल राज वापस लाना चाहेगी। पूरे बिहार को अब भी याद है वे अत्याचार जो लालू यादव के परिवार के शासनकाल में जनता को झेलने पड़े थे। उनके घोषित करने से वो बन जाएंगे मुख्यमंत्री। ये तो उनके गठबंधन के भीतर की बातें हैं, कौन किसको मुख्यमंत्री घोषित करता है नहीं करता है, पर अंतोगत्वा
बिहार की जनता किसे मुख्यमंत्री बनाती है, मेन विषय तो इस बात पर आके रुकेगा। और मैं नहीं मानता कि बिहार की जनता पुनः एक बार फिर बिहार में जंगल राज लाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के किसी भी नेता को चुनने का काम करेगा। 90 का वो दशक जब इनकी पार्टी, इनके परिवार के लोगों के द्वारा जिस तरीके से बिहार और बिहारियों को प्रताड़ित करने का कार्य किया गया, वो यादें आज भी कम से कम हर उस बिहारी के जहन में है जिन्होंने 90 की उस प्रताड़ना को झेलने का काम किया। 2005 के बाद पैदा हुए बच्चे शायद उस वक्त को नहीं जानते और इसीलिए उनको ये बताना जरूरी है, जैसे देश को बताना जरूरी है कि आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान किस तरीके से पूरे देश को बंदी बना दिया गया था, उसी तरीके से बिहारियों को ये बताना जरूरी है। और खास तौर पर फर्स्ट टाइम वोटर्स जो पहली बार इस बार मतदान देने जाएंगे, उनको ये बताना और उनका ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय जनता दल और इनके गठबंधन ने 90 के दशक में किस तरीके से बिहारियों को पलायन करने के लिए मजबूर किया, किस तरीके से बिहार को बर्बाद किया। एनडीए का सीट शेयरिंग कब होगा? महागठबंधन का हो गया सर, घोषणा कर दी। चुनाव पे लगातार आरोप लगा रहे हैं कह रहे हैं कि बिहार में एनआरसी लागू कर रहा है उचित तरीके से। इसको एनआरसी लागू करना नहीं कहते, ये समय समय पर इस तरीके से ये इस प्रोसेस को अपनाया जाता है। किसी तरीके का इसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो। ऐसे लोग जिनकी मृत्यु हो गई है उनके वोटर आईडी को जब्त किया जाए, जो नए लोग जुड़े हैं उनकी ठीक से पहचान की जाए। समय समय पर ये प्रोसेस अपनाया जाता है। अब हर चीज को एक राजनीतिक रंग दे देना, ये विपक्ष की एक आदत बन गई है। इनको किसी व्यवस्था पे, किसी संस्थान पे इनका विश्वास बचा ही नहीं है। ऐसे तो ये लोग देश को एक अराजकता की ओर ले जाएंगे। जो सिंपल प्रोसेसेस जिसको रेगुलर इंटरवल्स पे जिनको अपनाया जाता रहा है, अगर आप इस दृष्टि से देखेंगे तो एक बात तो तय है कि फिर महागठबंधन ने अपनी हार मान लिया। अब हार के बहाने ढूंढने का कार्य इनके नेता, इनके दल के द्वारा किया जा रहा है। राहुल गांधी कह आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। गुजरात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भुज में कन्या केलवानी महोत्सव और स्कूल प्रवेश उत्सव 2025 में लिया भाग। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने मंगलवार को भुज में आयोजित कन्या केलवानी महोत्सव और स्कूल प्रवेश उत्सव 2025 कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने प्राथमिक शिक्षा और बालिकाओं की पढ़ाई को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नवप्रवेशी बच्चों को स्कूल किट, किताबें और यूनिफॉर्म वितरित किए और अभिभावकों से बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजने की अपील की। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा, विशेष रूप से बालिकाओं की शिक्षा, राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। ये महोत्सव सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि भविष्य निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। આપણે સૌ આ ક્ષણને તાળીઓથી વધાવી લઈશું। આંગણવાડીના બાળકો અત્યારે અહીં માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના વરદ હસ્તે પ્રવેશ મેળવી રહ્યા છે। આપણે ફરી એક વખત જોરદાર તાળીઓથી આ તમામ બાળકોનો ઉત્સાહ વધારીએ અને આ ક્ષણને વધાવી લઈએ। ત્યારબાદ बाल वाटिकाना नाना नाना भूलकाओ आंगणवाड़ीना बाळकोनो प्रवेश कराव्या बाद हवे बाल वाटिकाना नाना नाना भूलकाओ अत्यारे અહીં મંચ પર ઉપસ્થિત થશે અને માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીના વરદ હસ્તે તે શાળા પ્રવેશોત્સવની આ જે શૈક્ષણિક કીટ છે તે સ્વીકાર કરશે। માનવ મનસુખ કાઠી, કુમતબા ઝાલુબા જાડેજા, हार्दिक सिंह रायजी सोढ़ा, प्रिया भूरा मारवाड़ा, रंजन केशा मारवाड़ा आ तमाम बाळको बाल वाटिकाना नाना नाना भूलकाओ छे के जेओ आजे शाळामां प्रवेश करी रह्या छे। माननीय मुख्यमंत्रीश्रीना वरद हस्ते तेमणे शैक्षणिक कीट अत्यारे स्वीकार करी रह्या छे। आपणे सौ फरी एक वखत आ तमाम बाळकोनो उत्साह वधारीए अने आ क्षणने ताळीओथी વધાવી લઈએ। ત્યારબાદ
ધોરણ 1 ની અંદર જ્યારે કોરી પાટીની અંદર તેઓ લખવાનું જ્યારે શરૂ કરવાના છે ત્યારે એવા ધોરણ 1 ના વિદ્યાર્થીઓ સાક્ષીબા ચનુભા સોઢા અને શક્તિસિંહ બહાદુરસિંહ સોઢા અત્યારે અહીં મંચ પર ઉપસ્થિત થઈ રહ્યા છે અને આ બંને બાળકો ધોરણ 1 માં પ્રવેશ મેળવવાના છે ત્યારે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રીના વરદ હસ્તે તેમને આ શૈક્ષણિક કીટ આપી અને તેમનો પ્રવેશ થઈ રહ્યો છે। ફરી એક વખત આ બાળકોને આપણે તાળીઓથી વધાવી લઈશું। એમના માટે આજનો દિવસ, આ પાવનકારી દિવસ એક ઉત્સવ છે। ત્યારબાદ પ્રાથમિક શિક્ષણ પૂર્ણ કરી અને ધોરણ 9 માં જે વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ મેળવવાના છે અને સાથે સાથે ધોરણ 10 ની પરીક્ષા ઉત્તીર્ણ કરીને ધોરણ 11 માં જે વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશ મેળવવાના છે તેવા ધોરણ 9 અને 11 ના વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે અહીં સ્ટેજ પર આવી રહ્યા છે। નયનાબા સુરતાજી સોઢા, જયદીપસિંહ હાલાજી સોઢા, દશરથ હીરા લખિયા, શિલ્પાબા રાણાજી સોઢા અને હરપાલસિંહ રાજમલજી સોઢા આ તમામ બાળકો ધોરણ 9 તેમજ 11 માં પ્રવેશ મેળવી અને આગળ ઉચ્ચ શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરે તેવી શુભેચ્છાઓ સાથે આજે આપણે એમને પ્રવેશ કરાવી રહ્યા છીએ। ફરી એક વખત આપણે સૌ આ ક્ષણને જોરદાર તાળીઓથી વધાવી અને આ બાળકોનો ઉત્સાહ વધારીએ। નિયમિત રીતે અભ્યાસ કરતા બાળકોના પ્રવેશ બાદ હવે એવા બાળકોને, એવી દીકરીઓને પ્રવેશ કરાવીએ કે કોઈ પણ કારણોસર તેઓએ વિદ્યાભ્યાસ વચ્ચે જ ક્યાંક છૂટી ગયો હતો। આવી દીકરીઓને પુનઃ પ્રવેશ કરાવવા માટે હું વિનંતી કરીશ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને કે આ તમામ દીકરીઓને શાળામાં પુનઃ પ્રવેશ કરાવશે। અજબાઈ ગંગુ લખિયા, ગીતાબેન કાના લખિયા, રમીલાબાઈ પુરા ફફલ, બેલાબાઈ વીરાભાઈ ફફલ તેમજ તેજબાઈ ગોમદા ફફલ અત્યારે આપણી વચ્ચે અહીં સ્ટેજ પર ઉપસ્થિત છે। માનનીય કલેક્ટર શ્રીના સઘન પ્રયાસથી અને માર્ગદર્શન હેઠળ ટીમ એજ્યુકેશન કચ્છ અને વિવિધ એનજીઓ દ્વારા સમગ્ર કચ્છમાંથી 400 થી પણ વધારે દીકરીઓને પુનઃ પ્રવેશ आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर। पंजाब में कानून व्यवस्था बिगड़ी, बीजेपी ने आप और कांग्रेस पर लगाया हमला, बोले राज्यों में अपराध का आगाज जनता की नहीं सरकार की फिक्र। राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने पंजाब में पिछले 8.5 वर्षों से सत्ता में रहने वाली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकारों की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इन सरकारों की नीतियों के कारण राज्य अपराध की आग में जल रहा है। तरुण चुग ने कहा कि आप और कांग्रेस पिछले 8.5 सालों से पंजाब में शासन कर रही है, लेकिन राज्य को अपराध की आग में धकेल दिया गया है। आपका शासन सिर्फ सुर्खियां पाने के लिए है, जनता के हित के लिए नहीं। भाजपा नशों के सौदागर, नशा बेचने वालों, उनके खिलाफ डटकर खड़ी है। कोई सौदागर बख्शा नहीं जाना चाहिए, लेकिन नक्शों के नाम पर राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। अब अगली खबर। माउंट आबू में घना कोहरा और बारिश, मौसम विभाग ने गरज चमक के साथ बारिश का जताया अनुमान। राजस्थान के माउंट आबू में घने कोहरे के साथ बारिश दर्ज की गई, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने शहर में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में माउंट आबू और आसपास के इलाकों में थंडरस्टॉर्म के साथ तेज बारिश हो सकती है। यात्रियों और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा से कहा
ऐतिहासिक परियोजनाओं का उद्घाटन स्वयं करे, लंबित सभी प्रोजेक्ट जल्द पूरा करे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निरीक्षण किया और इन्हें ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से इन परियोजनाओं का उद्घाटन स्वयं करने का आग्रह किया। अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने ये परियोजनाएं देखी है, ये वास्तव में ऐतिहासिक परियोजना है। मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा यहाँ आए और इन परियोजनाओं का उद्घाटन करें। बात सुनो, प्रोजेक्ट देखे मैंने, सब ऐतिहासिक है। मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री भजन लाल खुद आए, उनके उद्घाटन कर रहे। इतने शानदार प्रोजेक्ट है, लाइब्रेरी का है, यहाँ पर सुमेर लाइब्रेरी का, या जो यहाँ पर फिजिकल कॉलेज में बन रही इंस्टीट्यूट बन रही स्पोर्ट्स की, वो है, या जो मंडोर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बना दिया हमने, उसी बिल्डिंग है। ऐसी बिल्डिंग 2-3 बनी है यहाँ पर, प्रसाद नगर में भी और दिगाड़ी के अंदर भी। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट जो पूरे हो चुके हैं करीब करीब, या थोड़ा बहुत अड़चन आ रही है, उनको पूरा करवा के अगर मुख्यमंत्री खुद आके उद्घाटन करेंगे तो उनको खुद को सुकून मिलेगा। इतना मैं कह सकता हूँ, इतनी शानदार बिल्डिंग बनी है, इतनी शानदार काम हुआ है, अब बिल्डिंग बन गई है। अब उन्हें लाइब्रेरी में किताबें तो सरकार देगी, तो पहले की किताबें हैं 90,000 या जो समथिंग है, तो उसके अलावा भी कोई जरूरत होगी तो वो देंगे। तो कहने का मतलब सरकार को चाहिए फिनिशिंग टच करना, खाली उनको कुछ नहीं करना। फिजिकल कॉलेज का मैंने देखा जाकर के, ये राजस्थान में पहली इंस्टीट्यूट बन गई है, लगभग मैंने 100 करोड़ रुपए दिए थे, शानदार बन गई है। अब उसके बाद में 1-2 करोड़ रुपए हैं और लगने हैं। वो मांग रहे हैं स्पोर्ट इंस्टीट्यूट वाले, जो मिस्टर रानावत है, कि मेरे पास पैसा है, खाली खर्च करने की परमिशन चाहिए मुझे। वो परमिशन नहीं मिल रही उनको, तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ के काम बच गए हैं 100 करोड़ में, पैसा उनके पास है, अब परमिशन दे नहीं रहे हो। ये जो इस प्रकार के अपने पिन फिक्स कर रखे हैं, अटका रखे हैं, ये सरकार के हित में भी नहीं है। सरकार बदनाम होगी पूरी तरह से कि 100 करोड़ लग गए हैं, इंस्टीट्यूट शुरू नहीं हो रही है, तो कोचेज आएंगे। 1000 स्पोर्ट्स मैन वहाँ पे उसमें भाग लेंगे, 250-500 का वहाँ बन गया हॉस्टल, शानदार। अभी जो जनरल स्थिति आप देखोगे हॉस्टलों को, तो हमें मतलब संकोच होगा, शर्म आएगी कि बच्चे कैसे रह रहे हैं। पहले था नहीं बिल्डिंग, अब हमने नहीं बना दी हॉस्टल, 500 बच्चों का हॉस्टल बन गया, लड़कों का लड़कियों का। अब सरकार को चाहिए, काम कौन करेगा? तो मैंने देखा है, बहुत ही जाकर खुद ने देखा है, सरकार को, मुख्यमंत्री को चाहिए इस पे ध्यान दे। सरकार का पैसा खर्च हुआ, मेरा पैसा तो था नहीं कोई व्यक्तिगत। फिनटेक इंस्टीट्यूट बन रही है, पहले यूनिवर्सिटी बना रहे थे हम लोग, पता नहीं वो क्या करेंगे। शानदार बिल्डिंग बनी, 500 करोड़ लगे होंगे वहां पर, वो पड़ी क्या कैसे काम चलेगा? मेडिकल यूनिवर्सिटी मारवाड़ की, इत्यादि काम हुआ है, देख के हमें काम चल भी रहा वहां पे, और गति दे काम को, बढ़ाए काम को, तब जाके उनका फायदा मिलेगा। कहने का मतलब ये कि इतने शानदार प्रोजेक्ट जो हमारे वक्त में आए थे लगभग पूरे हो चुके हैं, और 1.5 साल में जो गति धीमी कर दी, उस कारण से अभी तक वो पूरे हुए नहीं। और आज स्थिति बन गई कि अगर ये 2-4 महीने में काम पूरे करके मुख्यमंत्री खुद पधारे जोधपुर के अंदर, जोधपुरवासियों को अच्छा लगेगा, ये मुख्यमंत्री खुद आके उनका उद्घाटन कर रहे हैं, उनको खुद को सुकून मिलेगा, उनको प्रेरणा मिलेगी कि जोधपुर में जो काम हुए हैं मेरे काम में राजस्थान में और जगह करवाऊं। तो ये जो 5 आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। हिंदी भाषा विवाद के सिलसिले में शिवसेना और यूबीटी नेता सचिन अहिर का बयान, हिंदी को रोजमर्रा में उपयोग करना ठीक है, लेकिन जब इसे जबरदस्ती थोपना हो तो हम इसका विरोध करते हैं। हिंदी भाषा को लेकर चल रहे विवाद के बीच शिवसेना यूबीटी के नेता सचिन अहिर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि हिंदी का दैनिक जीवन में उपयोग करना कोई समस्या नहीं और ये हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है। सचिन अहिर ने कहा कि दैनिक जीवन में हिंदी का इस्तेमाल करना गलत नहीं है, हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा भी है, लेकिन जब कोई कहता है कि केवल इस भाषा को ही प्राथमिकता दी जाए और इसे सख्ती से लागू किया जाएगा तो हम ठीक उसी बात का विरोध कर रहे हैं।
चलो कम से कम अजीत दादा जी ने ये तो मान्य किया कि जो मुद्दा हम मान रहे थे वो सही है, क्योंकि कल 2 दिनों से तो सरकार के लोग यही कह रहे थे कि ऐसा निर्णय ही नहीं है, ऐसी शक्ति ही नहीं है। आप जीआर में देखेंगे तो अनिवार्य ये शब्द वापरा गया है, इसका मतलब ही ऐसा है कि ये कंपलसरी। और आज अगर वो ये बात करते तो उसका निश्चित तौर के ऊपर स्वागत है, लेकिन जीआर रद्द होना चाहिए ऐसी हमारी अपेक्षा मांगनी है। क्या करने वाले नहीं करने वाले, आज महाविकास आघाड़ी की भी बैठक है, उसमें ये सब चीजों की चर्चा की जाएगी। तो सही कहा उन्होंने, और ये बात सही है कि हर एक महाराष्ट्र में रहने वाला जो भी महाराष्ट्र प्रेमी है उसकी ये भूमिका हमेशा रही है, और वो तो एक मंत्री रहे और जिस विभाग से वो चुनकर आते हैं वहाँ पे भी उसकी तादाद इतनी बड़ी पैमाने के ऊपर है। रोज के जीवन में हिंदी का आचरण करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको सख्ती से ही यही भाषा को हम प्राधान्य देंगे। अगर कोई कहता है तो मुझे लगता है उसके बारे में ही हमारी नाराजगी है, उसके बारे में ही हमारी बातचीत है। हम कोई हिंदी के द्वेष करने वाले लोग नहीं हैं। हिंदी ये राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा के सहत हम हमारी मातृभाषा, अगर हम स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट से लेके जन्म से लेके हमको क्यों पूछा जाता है कि आपकी मातृभाषा क्या है, हमको क्यों नहीं कहा जाता है, सीधा लिखा जाता है कि नहीं आप हिंदुस्तान में पैदा हो गए तो आपको यही भाषा है। तो ये पूछा जाता है, इसका मतलब ही ऐसा है कि इस दर्जा को गए आज़ादी के से बाद तक के अब तक के साबित रखने का काम किया है, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि इसका उदारीकरण कर कर इस अन्य भाषाओं को कमी महत्व देने की बात होनी चाहिए। देखिए, आज महाविकास आघाड़ी की बैठक है, हम गिरणी कामगारों का शिष्टमंडल लेकर हम लोग आए। 9 जुलाई को हमारा भव्य मोर्चा है, और इसके बारे में महाविकास आघाड़ी के जो सब नेता अभी बैठे ही नहीं है और माननीय विरोधी पक्ष नेता उसके बारे में बात करेंगे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का तंज, आपातकाल के 50 साल पूरे, कांग्रेस ने सबसे ज्यादा संविधान में किए बदलाव। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 1975 में लागू हुए आपातकाल के 50 साल पूरे होने के अवसर पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस दौरान संविधान को किस तरह से बदला, मोड़ा और उसका उल्लंघन किया गया, इस बार बार बताया जा चुका है कि अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जब 1975 में आपातकाल लगाया गया था तब से अब 50 साल हो चुके हैं। हमने कई बार बताया है कि उस समय संविधान को कैसे बदला और तोड़ा गया। अब कांग्रेस के पास कोई तर्क बचा नहीं है। वे संविधान का सम्मान करने का दावा करते हैं, लेकिन सच ये है कि उन्होंने सबसे ज्यादा संविधान संशोधन किए हैं। इमरजेंसी जब लगी 1975 में, उसके 50 साल पूरे हुए, तो बार बार जो हमारी तरफ से कहा गया कि किस तरह से संविधान को इन्होंने बदला, किस तरह से संविधान को तोड़ा और मरोड़ा। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। संविधान का अपमान वो करते हैं, संविधान का संशोधन सबसे ज़्यादा वो करते हैं। उनका तो एक कांग्रेस का अधिवेशन है, उत्तरी राज्यों में है एक जगह अधिवेशन इंदिरा जी के समय, जिस समय एक प्रस्ताव पास होता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अगर सरकार का कहना नहीं मानती हो तो पूरा ही संविधान बदल डालो, पूरा ही बदल डालो। ये कांग्रेस हमें पाठ पढ़ा रही है। जो संविधान का सम्मान नरेंद्र मोदी जी करते हैं अपने जीवन काल में, कैसे आप देख सकते हैं कि जब वो मुख्यमंत्री थे तब तो वो प्रधानमंत्री भी नहीं थे। संविधान को लागू हुए 60 साल में, तो गुजरात में एक उन्होंने संविधान शोभा यात्रा निकाली, हाथी पे संविधान को रखा, खुद पैदल पैदल चले। उसके बाद जब प्रधानमंत्री बने इस देश के 2014 में, तो सबसे पहले जब संसद आए तो संसद को झुक करके नमन किया। 2019 में संविधान को नमन किया शपथ लेने से पहले। ऐसे प्रधानमंत्री पे आप आरोप लगाओगे कि आप संविधान का अपमान कर रहे हो। संविधान का अपमान तो आपने किया, इतिहास में दर्ज है। उसके रिएक्शन में या जो उन्होंने पाप किया संविधान को तोड़ने मरोड़ने का, उन्होंने धोने के लिए, उस पाप को धोने के लिए संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे। जनता समझ चुकी है, जनता कांग्रेस के बहकावों में नहीं आने वाली। राहुल गांधी कह रहे हैं जो भाजपा जो अभी पॉलिसी लेके आई है उससे गरीबों को गुलाम बनाया जा रहा है।
जितने गरीब सक्षम हुए हैं, तभी तो 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आपके पीरियड में तो नहीं आए। गरीबों को मकान मिला, गरीबों को बिजली का कनेक्शन मिला, गरीबों को गैस मिली, गरीबों को फ्री इलाज मिला। ये तो सब गरीबों को ही मिल रहे हैं ना, उनको क्या पता अनाज मिल रहा है। वो उन्होंने गरीबी देखी नहीं ना, वो तो अमीर घराने में पैदा हुए ना। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। अब अगली खबर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भजनलाल शर्मा से किया आग्रह कि उत्कृष्ट परियोजनाओं का उद्घाटन व्यक्तिगत रूप से करें। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि वे चाहते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं यहां आकर कोई उत्कृष्ट परियोजनाओं का उद्घाटन करें। गहलोत ने बताया कि यहां एक भव्य निजी पुस्तकालय है, एक खेल संस्थान के तहत शारीरिक शिक्षा कॉलेज समेत कई परियोजनाएं विकसित की जा रही है। मैं चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इन परियोजनाओं का उद्घाटन व्यक्तिगत रूप से करें। मैं चाहूंगा मुख्यमंत्री भजनलाल खुद आए, उनके उद्घाटन कर। इतने शानदार प्रोजेक्ट है, लाइब्रेरी का है यहाँ पर, समय लाइब्रेरी का, या जो यहाँ पर फिजिकल कॉलेज में बन रही इंस्टीट्यूट बन रही स्पोर्ट्स की, वो है, या जो मंडोर की बना दिया हमने, उसकी बिल्डिंग है। ऐसी बिल्डिंग 2-3 बनी है यहाँ पर, प्रताप नगर में भी और दिगाड़ी के अंदर। ठीक है, ऐसे प्रोजेक्ट जो पूरे हो चुके हैं करीब करीब, या थोड़ा बहुत अड़चन आ रही है, उनको पूरा करवा के अगर मुख्यमंत्री खुद आके उद्घाटन करेंगे तो उनको खुद को सुकून मिलेगा। इतनी शानदार बिल्डिंग बनी है, इतनी शानदार काम हुआ है, अब बिल्डिंग बन गई है। अब उन्हें लाइब्रेरी में किताबें तो सरकार देगी, तो पहले की किताबें हैं 90,000 या जो समथिंग है, तो उसके अलावा भी कोई जरूरत होगी तो वो देंगे। तो कहने का मतलब सरकार को चाहिए फिनिशिंग टच करना, खाली उनको कुछ नहीं करना। फिजिकल कॉलेज का मैंने देखा जाकर के, ये राजस्थान में पहली इंस्टीट्यूट बन गई है, लगभग मैंने 100 करोड़ रुपए दिए थे, शानदार बन गई है। अब उसके बाद में 1-2 करोड़ रुपए हैं और लगने हैं। वो मांग रहे हैं स्पोर्ट इंस्टीट्यूट वाले, जो मिस्टर रानावत है, कि मेरे पास पैसा है, खाली खर्च करने की परमिशन चाहिए मुझे। वो परमिशन नहीं मिल रही उनको, तो 2 करोड़ 2.5 करोड़ के काम बच गए हैं 100 करोड़ में, पैसा उनके पास है, आप परमिशन दे नहीं रहे हो। ये जो इस प्रकार के अपने पिन फिक्स कर रखे हैं, अटका रखे हैं, ये सरकार के हित में भी नहीं है। सरकार बदनाम होगी पूरी तरह से। 100 करोड़ लग गए हैं, इंस्टीट्यूट शुरू नहीं हो रही है, तो कोचेज आएंगे, 1000 स्पोर्ट्स मैन वहाँ पे उसमें भाग लेंगे, 500 का वहाँ बन गया हॉस्टल शानदार। अभी जो जनरल स्थिति आप देखोगे हॉस्टलों को, तो हमें मतलब संकोच होगा, शर्म आएगी कि बच्चे कैसे डर रहे। पहले था नहीं बिल्डिंग, अब हमने नहीं बना दी हॉस्टल, 500 बच्चों का हॉस्टल बन गया, लड़कों का लड़कियों का। अब सरकार को चाहिए, काम कौन करेगा? तो मैंने देखा है, बहुत ही जाकर खुद ने देखा है, सरकार को, मुख्यमंत्री को चाहिए इस पर ध्यान दे। सरकार का पैसा खर्च हुआ, मेरा पैसा था नहीं कोई व्यक्तिगत। फिनटेक इंस्टीट्यूट बन रही है, पहले यूनिवर्सिटी बना रहे थे हम लोग, पता नहीं वो क्या करेंगे। शानदार बिल्डिंग बनी, 500 करोड़ लगे होंगे वहां पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में मतदाता सत्यापन पर आरजेडी नेता चंद्रशेखर का बयान, घृणा और सांप्रदायिकता की राजनीति अब नहीं चलती, तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बढ़ रही। बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सत्यापन प्रक्रिया को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता चंद्रशेखर ने केंद्र और विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि शुरू में 1 जून तक सत्यापन पूरा करने की बात थी, लेकिन अचानक गहराई से पुनः सत्यापन की आवश्यकता महसूस की गई। चंद्रशेखर ने कहा कि उन्होंने महसूस किया है कि उनकी घृणित सांप्रदायिक रणनीतियां अब समाज को भ्रमित नहीं कर पा रही। बिहार हमेशा परिवर्तन का प्रदेश रहा है और घृणा के खिलाफ खड़ा रहा है। इस बात से घबराकर वे बार बार सर्वेक्षण करवा रहे, जिसमें संघ और उनकी पार्टी दोनों शामिल। एक बार पुनरीक्षण हो गया 1 जून तक, अब गहन पुनरीक्षण की जरूरत इनको पड़ गई। इनको दिख गया कि हमारे नफरती संप्रदाय झांसे में समाज आने वाली नहीं है। बिहार परिवर्तन की धरती रही है,
बिहार किसी भी नफरतवाद के खिलाफ रहा है और इसके लिए जब इन लोगों ने देखा, इन लोग तो लगातार सर्वेक्षण करा रहे हैं, संघ भी सर्वेक्षण कराती है और पार्टी भी सर्वेक्षण कराती है, तो इनको लग गया कि एक 32 वर्ष का नौजवान, 32-34 वर्ष का नौजवान तेजस्वी प्रसाद यादव जो मूलभूत समस्याएं जो समाज के अंदर है, गरीबी दूर करने की, बेरोजगारी दूर करने की, महंगाई दूर करने की, एक प्रोग्राम लेकर के समाज के बीच गए हैं, तो उनके प्रति जो समाज में आकर्षण बढ़ा है, इन नफरतवादियों को लगा कि हमारा चुल हिल जाएगा, बिहार इस देश के परिवर्तन का आधार गढ़ेगा। और ऐसी परिस्थिति से घबरा करके इन्होंने गहन पुनरीक्षण अभियान के शुरू किया है मतदाताओं का, जिसमें समय लगना है। 2003 में हुआ था, 6 महीना से ज़्यादा लगे थे। 1 महीना में कैसे संभव है? हमारे जो मतदाता हैं, कम से कम बिहार के मतदाताओं के बारे में कह सकता हूं कि 25% अपने क्षेत्र से बाहर मजदूरी करने जाते हैं। 1 महीना में कब वो घर आएंगे, कब अपना वेरिफिकेशन करा पाएंगे, कब अपना डॉक्यूमेंटेशन करा पाएंगे? और जो ये लोग सूत्र निकाल रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब मतदाताओं को की छटनी की जाए, जो सरकार के खिलाफ एक मानस बना चुकी है, और उस हिसाब से ये बिहार के चुनाव को प्रभावित करने का, जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने चोरी की, जैसे दिल्ली के चुनाव में इन्होंने मूल मतदाता को काट करके अलग से मतदाता जोड़े हैं। अब एक मकान में आप देखे हैं, आपका जो ये सर्वेक्षण हुआ है कि झुग्गी में 1300 के आसपास मतदाता जोड़े हैं ये लोग। तो ये लोग देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और आम आदमी के जो विचार में है उसके साथ कुठाराघात कर रहे हैं। मैं आपको इतनी बात कह रहा हूं कि एनआरसी के तरह का ये काम कर रहे हैं कि हम कैसे मूल जो हमारे मतदाता हैं, जो 85-90% मतदाता समाज जो प्रतिनिधित्व करता है, उन लोगों की छटनी कैसे की जाए। क्योंकि गरीब ज़्यादा बाहर मजदूरी करते हैं, गरीब ही ज़्यादा, तो गरीब कौन है आपको सबको पता है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, यही तो गरीब है ज़्यादा। मतलब आप समझ लीजिए कि 90% तो ये लोग गरीब हैं, 10% ऊंची बिरादरी के लोग भी गरीब हैं, नहीं है ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल है कि उनको ज़्यादा प्रभावित करना है, गरीबों के आधार मत में से घबराहट है इनको। तो गरीबों के आधार मत से घबराहट है, तो ये तरह तरह के शगुफे चला रहे हैं। ये इसके लिए हमारी पार्टी खड़ी है और हमारा महागठबंधन खड़ी है। ज़रूरत पड़ेगा तो जैसा कि बयान आ रहा है नेताओं का कि लोग न्यायालय के शरण में जाएंगे, और फिर अगर गहन परीक्षण करनी है तो समय चाहिए पूरी तरह ना मतदाताओं को अपना। अब हमारी इच्छा है हम कहाँ रहें मतदाता, तो ये आनंद फानंद में करके एलिमिनेट करना मतदाताओं को, बहुत ज़्यादातर मतदाताओं को मतदाता सूची से निकाल देने की साजिश है, मैं ऐसा समझता हूँ। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर, बद्रीनाथ हाईवे के नंदप्रयाग के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला जारी, पुलिस रही सतर्क। भारी बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे के नंदप्रयाग के पास पहाड़ी से पत्थर गिरने की घटनाएं लगातार हो रही है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद है और वो यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। अधिकारी मार्ग की सुरक्षा और यातायात सुचारू रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। यात्रियों से अपील की गई है कि वे सतर्क रहे और पुलिस द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर, अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ा, उत्तराखंड के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी। लगातार हो रही बारिश के कारण अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर सावधानी बरतने को कहा है। प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारे नजदीक न जाने और सतर्क रहने की अपील की है। भारी बारिश और बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जिसके मद्देनजर राहत एवं बचाव टीमें मुस्तैद है। अधिकारियों ने सभी जिलों में आपातकालीन इंतजाम कड़े कर दिए हैं और नागरिकों को आवश्यक सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
पूरी रथ यात्रा भीड़ भाड़ हादसे में बीजेडी विधायक अरुण कुमार साहू ने राज्य सरकार पर साधा है निशाना, मांगा इस्तीफा। पूरी रथ यात्रा के दौरान हुई भीड़ भाड़ में श्रद्धालुओं की हुई दुखद मौत को लेकर बीजेडी विधायक अरुण कुमार साहू ने राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने इसे रथ यात्रा के इतिहास की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताई है। अरुण कुमार साहू ने कहा कि श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ में मौत दुखद घटना है कि सरकार बेपरवाह और सुस्त है और दोषियों के खिलाफ कभी कठोर कार्रवाई नहीं करती। जो भी दोषी पाए जाए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। The tragic death of many devotees due to the stampede at Shraddha Valley. This is an unfortunate event in the history of Rath Yatra, and this government is totally callous. This government is totally lethargic. This government never takes any coercive action against the culprits. Those who are responsible for all these misdeeds or mishappenings or this kind of unfortunate events, they are not taken into the task. That's why we demand, whosoever he may be, if he is found guilty, they should be taken into task and they should be given punishment. Unless the miscreants, I should use the word miscreants, those who are taking it lightly, Rath Yatra, and those who are talking high things like Odiya Asmita and doing nothing. And this government is a shameless government. Every day they are hiding something. Every day they are hiding many things. Why? Because this government has no sympathy or empathy for the devotees, and they don't know how to administer. They don't know how to conduct the Rath Yatra, and this is their fault. And this kind of faults never be tolerated by the people of Odisha. Yes, we demand the resignation of the entire government, top to bottom. You know, right now they are listening to the Mann Ki Baat. When these tragic incidents occurred in Puri at Shraddha Valley, and they are listening to the Mann Ki Baat at the time of calamities, what a man should do, he must be present at the site. He must face the situation. This government is not doing that. Rather, they are spending time just like monarchs, kings with feudal mentality. We oppose it, we condemn it. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात के 123वें एपिसोड पर मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात के 123वें एपिसोड को सुनने का मौका मिलने पर मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपनी खुशी जाहिर की। वीडी शर्मा ने कहा कि मुझे प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने का अवसर मिला। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने योग की वैश्विक स्वीकृति और आपातकाल के 50 वर्षों की पूरी जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात सुनने का मुझे अरेरा मंडल के बूथ क्रमांक 159 पर सुनने का मौका मिला है और इस मन की बात में हमारे बूथ के अध्यक्ष भाई धीरेन्द्र बोरकर जी, अरेरा मंडल के हमारे अध्यक्ष भाई अभिषेक जी और उपस्थित हमारे सभी बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ मैंने मन की बात सुनी है। आज बहुत सौभाग्य है कि इस मन की बात के अंदर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में जो उल्लेख किया गया से 10 वर्ष पूर्व जो हमने सोचा था, आज भारत नहीं दुनिया के अंदर वो साकार रूप ले रहा है। दुनिया के कई देशों में, हर वर्ग में, हर क्षेत्र में आज योग निरोग का माध्यम बना है। इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष उल्लेख किया और अभी 25 जून को जो देश के अंदर काला अध्याय, जिस काले अध्याय के अंदर उस समय कांग्रेस की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश के अंदर इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र की हत्या की थी,
तो आज हमें अवसर मिला कि देश के उन महान व्यक्तित्व को मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम और श्रद्धेय अटल जी ने उस समय क्या कहा था, आज वो सुनने का मौका, ये अलग अनुभव है जो हम और आपको शायद उस समय के उनके एक्चुअल वर्शन, उन्होंने उस समय क्या कहा, ये आज माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात में हमने सुना। साथ में ही योगा के माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि किस प्रकार से बीमारियां आज देश के अंदर कम हुई हैं। जल जीवन मिशन का उल्लेख किया कि घर घर पानी जो पहुंचाए, तो आंख की बीमारी से लेकर के कई बीमारियों में आज देश के अंदर जो परिवर्तन आया है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा संकल्प था कि ट्रकोमा युक्त आंख की जो बीमारी है, हम भारत को मुक्त करेंगे। WHO से लेकर के ILO ने ये कहा कि भारत ट्रकोमा से आज पूर्णतः मुक्त हो गया है। लेकिन इसके पीछे के भाव देखिए कि माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि WHO ने कहा कि इसमें भूमिका किस बात की है कि भारत ने इस प्रकार की उत्पन्न होने वाली बीमारियों के मूल जड़ को पहचाना कि पानी, गंदा पानी पीने के कारण से जो होता था, जल जीवन मिशन में स्वच्छ पानी घर घर पहुंच रहा है। आज उसके कारण से भारत ऐसी कई बीमारियों से आज निजात पा रहा है और हमारे लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमें इस बात का सौभाग्य मिला कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुमा उई के बालाघाट जिले की, अपने मध्य प्रदेश की कटंगी की बहन, जो उन्होंने मशरूम और पशुपालन के अंदर विशेष प्रयोग करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, स्व सहायता समूह के माध्यम से ऐतिहासिक काम किया है। आज उसका उल्लेख आया। मध्य प्रदेश के लिए हमारे लिए गौरव है कि हमारी बहन सुमा उइके का आज उल्लेख भी हुआ और उन्होंने कहा क्या काम उन्होंने किया है। इसलिए ऐसे एक नहीं, कई प्रकार के कामों को लेकर के शुभांशु शुक्ला, जो भारत के पहले हमारे यात्री, उनसे उन्होंने जो बातचीत की उसका भी उल्लेख आया। खेलों के बारे में, बोडोलैंड के बारे में माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि बोडोलैंड अब फुटबॉल के लिए वहां का नौजवान किस प्रकार से खेल रहा है। तो ये सारी बातों का उल्लेख आज मन की बात के अंदर आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज हम सब लोगों को एक नहीं कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। इसलिए हम सब कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी की और समाज के लोग इन सारी बातों को, जो विशेष प्रयोग हैं समाज में अलग अलग प्रकार से लोग काम कर रहे हैं, उन सबका उल्लेख देश के सामने माननीय प्रधानमंत्री जी ने रखा है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते अगली खबर की। कोलकाता गैंगरेप मामले में महिलाओं की सुरक्षा में सभी सरकारें विफल, बोले AIUDF विधायक रफीकुल इस्लाम। कोलकाता के कस्बा लॉ कॉलेज में हुई कथित गैंगरेप की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए AIUDF विधायक और पार्टी के महासचिव रफीकुल इस्लाम ने कहा कि इस तरह की घटनाएं केवल पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं बल्कि देश भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं और सभी सरकारें इसमें विफल साबित हुई है। रफीकुल इस्लाम ने कहा कि ऐसी घटनाएं भारत के हर कोने में हो रही है, कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं है। ये मामला इसलिए सामने आया क्योंकि मीडिया ने इसे उजागर किया है। शामिल है, तो इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, पूरे इंडिया में, भारत में देखिए, रोजाना हमारे बेटियों के साथ ये दरिंदगी हो रही है। हर स्टेट में, कोई स्टेट इससे खाली नहीं है। मैं सिर्फ कलकत्ता नहीं बोलूँगा, ये तो एक घटना घट गई और मीडिया वालों ने हाईलाइट किया, ठीक है, लेकिन रोज़ाना आप हिसाब निकाल के देखिए, क्राइम ब्रांच से आप रिपोर्ट ले लीजिए, हर स्टेट में रोज़ाना हमारी बहन बेटियों के साथ इस तरह दरिंदगी हो रही है। तो सरकारें फेल है, बेटियों को और बहनों को जो उनको सेफ्टी सिक्योरिटी मुहैया करना चाहिए, सब सरकार फेल है। सिर्फ तृणमूल कांग्रेस या वेस्ट बंगाल नाकाम ऐसा नहीं, आसाम में भी रोज़ाना हो रहा है, यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है। इस तरह घटना हर दिन हर स्टेट में इस तरह की घटना घट रही है। तो इसमें बंदिश लगनी चाहिए। बहू बेटी हमारे बहनों को सेफ्टी सिक्योरिटी उनके का बंदोबस्त ज़बरदस्त अंदाज में होना चाहिए, लेकिन ये बीजेपी सरकार या कोई भी स्टेट सरकार है, सब फेल है। अब वेस्ट बंगाल में चूँकि इलेक्शन है, अब इस इशू को बीजेपी वालों ने कैच किया है। अब दरिंदगी करने वाले तो जो लड़के हैं वो तो स्टूडेंट है उसी कॉलेज का,
किसी का बीजेपी के साथ ताल्लुक होगा, किसी का टीएमसी के साथ होगा, किसी का कांग्रेस का साथ होगा, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन किस पार्टी से किसका ताल्लुक है इससे मतलब नहीं है। मतलब तो इससे है कि जो बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है, सिर्फ बंगाल में नहीं, बंगाल से लेकर भारत के सब स्टेट में रोजाना इस तरह की घटना घट रही है। मैं जो मीडिया है, नेशनल मीडिया से मैं आग्रह करूंगा, सिर्फ बंगाल की इस घटना को उजागर करके आप मत छोड़िए। रोजाना आप क्राइम ब्रांच से रिपोर्ट लीजिए, लेके जहां जहां इस तरह की घटना घट रही है उसको आप जोर शोर से मीडिया लोग उठाइए और फिर सरकार को आप लोग मजबूर कीजिए कि सरकार इस तरह की घटना के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। फर्स्ट ट्रैक में इन लोगों का उसका हो केस चले और जो दरिंदगी किया है, जो इसमें इन्वॉल्व है, उसका सख्त से सख्त सजा हो जाए। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। मन की बात में पीएम मोदी ने उज्जवल भारत की झलक दिखाई। उधम पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अरुण गुप्ता का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 123वें एपिसोड पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा उधमपुर जिला अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने कहा कि यह कार्यक्रम देश के करोड़ों लोगों के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरता है। अरुण गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज के एपिसोड में बताया कि कैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों लोगों को अपने पक्के घर मिले हैं। साथ ही पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 की आर्थिक सहायता मिल रही है, जिससे उनकी आजीविका को मजबूती मिलती है। जिस तरह से आप जानते हैं कि करीब मोदी सरकार को आए हुए 11 साल हो गए और ये मन की बात तब से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। हर महीने के आखिरी इतवार को ये कार्यक्रम होता है और प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित करते हैं। इस मन के बात के कार्यक्रम में पूरे देश से कहाँ के क्या उपलब्धियां, आम जनता के बीच में जाके क्या क्या हो रहा है, बिना राजनीति के आम जनता की बातें करते हैं, आम जनता के हित की बातें करते हैं और आम जनता की जो अचीवमेंट है उसके बारे में बताते हैं। पिछले 11 साल में देश में जिस तरह से परिवर्तन हुआ है, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो उसने काफी कुछ लोगों को ये बताया कि देश किस मजबूत स्थिति में खड़ा है। हमारी जो PMAY की योजनाएं हैं, देश में करोड़ों लोगों को घर मिले हैं इस 11 साल में। किसान सम्मान निधि, करोड़ों किसानों को हर महीने जो है जो हमारे जो साल में जो है 6,000 रुपया उनके खातों में जाता है। जो उनको उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को जो उनको ज़रूरत रहती है उसके लिए उनके काम आता है। पहले वो उधार लेते थे सरकार से, लोन माफ़ी में उनको कर्जे में उनकी ज़िंदगी निकल जाती थी, उनकी ज़िंदगी बदली है। इसी तरह से युवाओं के लिए बहुत कार्यक्रम हुए हैं। हमारे आयुष्मान योजना ने लोगों की जो है ज़िंदगी बदल दी है। खास तौर पे हमारे जम्मू कश्मीर में हर व्यक्ति उस आयुष्मान योजना के लिए एलिजिबल है, जबकि बाकी देश में जो हमारी BPL के लिए वो एलिजिबल है, पर हमारे इस राज्य में हर व्यक्ति को उसका जो है फायदा मिलता है। 5 लाख तक हर परिवार को जो है साल में जो है वो इंश्योरेंस मिलती है। ये बहुत बड़ा मूलचूल परिवर्तन जो उन्होंने देश में मोदी जी के आने के बाद जनता के जो के लिए हुआ है, हमारे गरीब लोगों के लिए हुआ है। करीब 11-12 में जो गरीबी दर जो है 22% से ऊपर हुआ करती थी, वर्ल्ड बैंक की अभी रिपोर्ट है कि 5% के आसपास वो आ गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतनी भारी संख्या में जो है गरीबी रेखा से लोगों का बाहर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे प्रधानमंत्री जी की जो मेहनत है, लगन है, ईमानदारी से जो देश के लिए काम कर रहे हैं। 140 करोड़ लोगों को समर्पित उनका जीवन है, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी देश के उन्होंने वो लगातार कार्य कर रहे हैं, देश की भलाई के लिए कार्य कर रहे हैं, देश को बहुत आगे ले जा रहे हैं। मेरी प्रधानमंत्री जी को भी और देश की जनता को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर। कोलकाता गैंगरेप मामले में NCW सदस्य अर्चना मजूमदार का आरोप, पुलिस हमें न तो पीड़िता से मिलने दे रही, न ही क्राइम सीन दिखा रही। कस्बा लॉ कॉलेज गैंगरेप मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार ने कोलकाता पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस टीम को न तो पीड़िता से मिलने दिया गया, न ही घटनास्थल का निरीक्षण करने दिया गया। अर्चना मजूमदार ने कहा कि पुलिस न तो हमें पीड़िता से मिलने दे रही है और न ही कोई क्राइम सीन देखने दिया गया है और फोटो तक लेने की इजाजत नहीं दी गई। पुलिस हमें पीड़िता के परिवार से भी नहीं मिलने दे रही। उनका कहना है कि उन्हें नहीं पता परिवार कहाँ है। ये हमें ना विक्टिम से मिलने दे रहा, ना हमें क्राइम सीन दिखाया,
ना कोई फोटोग्राफ लेने दिया। पुलिस का कोऑपरेशन में लिमिटेशन है, वो नहीं चाहते कि हम विक्टिम से बात करें, उसके परिवार से बात करें, उसके पास खड़ी रहे। पुलिस बोल रहा है कि वो कहाँ है हमें पता नहीं है। इमेजिन the DC, Deputy Commissioner, who is the nodal officer of the case, she doesn't know वो कहाँ है। आज आप विक्टिम और उनकी फैमिली से भी मिलने जाने वाले थे। हाँ, वो नहीं है, ताला मार के कहीं भगा के छिपा के रखे हैं। What do you think? क्यों नहीं आया सामने? क्यों इसको लाया नहीं गया? क्योंकि पुलिस नहीं मांगा। अगर पुलिस मांगते तो वो हमारे पास आके हमसे मिलते। जो हुआ है ये हम रिपोर्ट में बाकी काम करेंगे। हो गया हो। जैसे आप बोल रहे थे कि कोलकाता पुलिस ने कल से आज तक एक अच्छा काम किया, सारे प्रोसेस में काम किया, अचानक से लग रहा था पुलिस ने कल कमीशन के चिट्ठी मिलने के बाद फटाफट 164 करवा लिया। फटाफट उनका मेडिकल लीगल जो कंप्लीट नहीं था वो हुआ। उसके बाद उनका क्राइम सीन में लाके एग्जामिनेशन हुआ, सारे काम कर लिया एक के दिन में, और उसके बाद उनको पता नहीं है कि वो कहाँ है। so funny, even a small child will laugh at this। विक्टिम की सुरक्षा को लेकर क्या बोलेंगे? करेंगे, हमारे जो काम है हम करेंगे। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। और अब अगली खबर। सूरत दौरे पर बोले एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव, गुजरात के उद्योगपतियों को आमंत्रित करूंगा जिससे मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़े। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी सूरत दौरे के दौरान कहा है कि वे आज होने वाले रोड शो के माध्यम से गुजरात के व्यापारियों और उद्योगपतियों से संवाद करेंगे और उन्हें मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे रोड शो के दौरान मैं गुजरात के व्यापारियों से संपर्क करूंगा ताकि वे मध्य प्रदेश में उद्योग स्थापित करें और हमारे लोगों को रोजगार मिल सके। राज्य में उत्साह का वातावरण है। राज्य में और विकास की संभावना, औद्योगिकरण की संभावना में मदद मिले, इस नाते से आज हमारा रोड शो है और उस दरमियान अपने राज्य की नीतियों से अवगत कराते हुए सभी क्षेत्रों में गुजरात के व्यापारी भी आकर मध्य प्रदेश में व्यापार के लिए अपने संस्थान खड़े करें, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले और इन व्यवस्थाओं में मध्य प्रदेश और गुजरात भागीदार बने। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। तनोट बॉर्डर के पास युवक युवती के शव मिलने से सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। राजस्थान के तनोट क्षेत्र में बॉर्डर के नजदीक एक युवक और एक युवती के लगभग 8 से 10 दिन पुराने शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की जानकारी देते हुए जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि शव मिलने की सूचना पुलिस को कल एक स्थानीय युवक शिवनाथ सिंह द्वारा दी गई। एसपी सुधीर चौधरी ने कहा कि कल शिवनाथ सिंह नाम के युवक ने सूचना दी थी कि तनोट क्षेत्र में, जो कि बॉर्डर से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, एक युवक और युवती के शव पड़े हुए हैं। देखिए, कल शिवनाथ सिंह नाम के एक युवक ने, जो कि कार्य का रहने वाला है, उसने पुलिस को रिपोर्ट दी कि एक युवक और युवती की लाश पड़ी है जो लगभग 8 से 10 दिन पुरानी है। उस पर तनोट SHO पहुंचे और ये जो इलाका है ये बॉर्डर के लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो बॉडी है वो 8 से 10 दिन पुरानी थी। वहाँ पर मौके पे FSL को बुलाया गया, MOB को बुलाया गया। अभी हम कोर्ट से उसका पोस्टमार्टम करा रहे हैं। मर्ग दर्ज कर ली गई है। CO के द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। BSF के अधिकारियों को भी हमने इन्फॉर्म कर दिया है और उनसे हम कोऑर्डिनेट करके पता लगा रहे हैं कि किस तरीके से वो लोग वहाँ पहुँचे। दोनों के पास में पाकिस्तान की ID है और विस्तृत अनुसंधान जारी है। देखिए, एक सैमसंग का फ़ोन और पाकिस्तानी सिम भी उनके पास से मिली है और जो उनका ID है वो 2023 का बना हुआ है और पाकिस्तान बेस्ड है। कैसे वो यहाँ पहुँचे इसके बारे में विस्तृत अनुसंधान जारी है। देखिए, सभी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोग कार्य कर रहे हैं क्योंकि बॉर्डर से जुड़ा हुआ मामला है। सभी एजेंसीज के कोऑपरेशन से ही इसमें आगे अनुसंधान किया जाएगा और जो विधि सम्मत प्रक्रिया है बॉडी के डिस्पोजल की, उसके अनुरूप हम कार्य करेंगे। लोकल जो यहाँ पे कम्युनिटी के बाकी जो लोग हैं उनसे भी हम संपर्क करके इनकी वेराबाउट्स पता करने का प्रयास करेंगे। देखिए, इस संदर्भ में ज़्यादा मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा। अभी ये प्रकरण जो है इन्वेस्टिगेट हम लोग कर रहे हैं और उसमें BSF की तरफ से पूरा कॉपरेशन में मिल रहा है। सभी एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके हम लोग आगे पता लगाएंगे किस तरह से ये लोग उस जगह पहुँचे। हो सकता है कि वो इलीगल तरीके से इंडिया में पहुँच करके वहाँ पहुँचे, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ पहुँचे। दोनों पॉसिबिलिटी को नजर रखते हुए BSF के अधिकारियों से कोऑर्डिनेट करते हुए हम लोग कार्य करेंगे।
और अब इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।